नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीता। आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए, बिल्कुल जवाब चाहिए उनसे जो राम का अपमान करते हैं और बाबर का सम्मान करते हैं। बिल्कुल जवाब उनसे चाहिए जो बिना किसी प्रूफ के झूठ फैलाते हैं, जो सीधे सीधे शिक्षा को आधार बनाकर वैचारिक आतंकवाद का खेल खेल रहे हैं। जवाब तो उनसे चाहिए ही चाहिए। एनसीईआरटी बचपन से लेकर बड़े होने तक हम सभी ने एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ा। प्रारंभिक शिक्षा में जब पुस्तकों की बात आती है, पाठ्यक्रमों की बात आती है, तो एनसीईआरटी की पुस्तकों को सर्वोत्तम माना जाता है, उसे ही पढ़ाया जाता है। लेकिन इस पुस्तक में क्या पढ़ाई जाने वाली सभी चीजें सच हैं? क्या पुस्तकों द्वारा सीधे तौर पर हमारे गलत इतिहास को नहीं रखा जा रहा है? क्या पुस्तकों द्वारा सनातन को बदनाम करने का आधार नहीं तैयार किया गया है? ऐसा ही हुआ है। एक बार फिर से एनसीईआरटी की किताबों को लेकर देश में आक्रोश है, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों में बताया जा रहा है कि रामायण में जो भी चीजें बताई जाती है, रामायण जो हमारा और आपका जीवन आदर्श है, जिसको हम सुनकर, जानकर, पढ़कर, समझकर बड़े हुए हैं, उसमें कही गई बातें गलत हैं। और इतना ही नहीं, एक तरफ तो प्रभु श्री राम का अपमान कर रहे हैं, दूसरी तरफ आक्रांता बाबर का सम्मान कर रहे हैं। बाबर को किंग बताया गया, ब्रेव किंग, बहादुर राजा, जिसने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया हो, जिसने प्रभु श्री राम के मंदिर को तोड़वा दिया हो, वो बहादुर राजा और प्रभु श्री राम को सीधे सीधे सवालों के कटघरे में खड़ा करती हैं एनसीईआरटी की पुस्तकें। और इसीलिए आज सवाल बनता है कि क्या ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है? और अगर जानबूझकर हो रहा है तो समय आ गया है कि एनसीईआरटी की किताबों के जो पाठ्यक्रम हैं उन्हें बदल दिया जाए, पुस्तकों में परिवर्तन किया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो यही मांग उठी है। आज हम भी इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने कुछ खास, अपने विशेष मेहमानों के साथ। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी वो स्पेशल रिपोर्ट जो आपको बताएगी कि एनसीईआरटी की किताबें किस तरह कर रही हैं प्रभु श्री राम का अपमान और बाबर का सम्मान। रामायण पर महाभारत, एनसीईआरटी की किताबें बदलो, रामायण का अपमान क्यों? एनसीईआरटी की किताबें एक बार फिर से विवादों में घिर गई हैं। इस बार एनसीईआरटी की किताबों पर उनकी भाषा, शैली, रामायण के अपमान और बाबर को बहादुर बताने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने एनसीईआरटी की किताब का एक हिस्सा शेयर करते हुए उसमें लिखी रामायण की बातों का उल्लेख किया है। रामायण को आप सर्वोत्तम ग्रंथ मानते हैं, लेकिन क्यों? देखिए, तुलसीदास जी ने स्त्री जात की कितनी निंदा की है, बाली वध का समर्थन किया है, विभीषण के देशद्रोह की प्रशंसा की है। हिंदू धर्म के महान ग्रंथ रामायण के बारे में ऐसी ही तमाम अपमानजनक बातें लिखी हैं। और ऐसे में लोग लगातार कह रहे हैं कि एनसीईआरटी की किताबों को फिर से लिखा जाना चाहिए। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। अब आप इस पेज को देखिए। टीम यूनाइटेड हिंदू ने सोशल मीडिया पर एनसीईआरटी का ये हिस्सा शेयर किया है। इसमें लिखा है कि बाबर बहादुर शासक था। अब आप सोचिए कि रामायण का अपमान करने वाली एनसीईआरटी को बाबर बहादुर शासक लगता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब मुगलों की झूठी महानता का बखान करने को लेकर एनसीईआरटी की आलोचना हुई हो। इसमें पहले भी लोगों ने इन किताबों को दोबारा से लिखने की मांग तक की। जब कक्षा 12 की इतिहास की पुस्तक थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 के पेज नंबर 234 पर लिखा था कि युद्ध के दौरान मंदिरों को ढहा दिया गया था और बाद में मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब ने मंदिरों की मरम्मत के लिए ग्रांट जारी की थी। इस बात को साबित करने के लिए एनसीईआरटी के पास कोई जवाब नहीं था। सनातन संस्कृति की उपेक्षा, हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ का अपमान और मुगलों की महानता तक ही एनसीईआरटी नहीं रुकती। अब इस कविता को देखिए। ये कविता एनसीईआरटी की कक्षा 1 में पढ़ाई जा रही है और इस कविता की भाषा शैली को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या एनसीईआरटी किताबों में कुछ भी छाप दे रही है? क्या एनसीईआरटी का कोई दायित्व तो नहीं है कि इस देश के बहुसंख्यक समाज की भावनाओं की कद्र करे? सवाल यह भी है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है? सवाल यह भी है कि आखिर ऐसा क्या है जो एनसीईआरटी हमेशा मुगलों को महान बताने में जुटी रहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
27 जुलाई 1961 को एनसीईआरटी की स्थापना की गई। उद्देश्य रखा गया कि शिक्षा में सुधार किया जाएगा, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा। लेकिन ना तो सुधार हुआ और ना ही गुणवत्ता की ओर ध्यान दिया गया। एनसीईआरटी की पुस्तकें दरअसल एक एजेंडे को सेट करने का आधार बन गई, सनातन को अपमान करने का बड़ा स्रोत बन गई और मुगलों के महामंडन करने का बड़ा आधार बन गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वक्त नहीं आ गया है कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में जो पाठ्यक्रम है उसे बदला जाए, सच को सामने लाया जाए। आज इसी पर हम खुलकर बहस करेंगे। वो सवाल अब सबसे पहले जिस पर आज ये चर्चा होने वाली है, आइए हमारा सबसे बड़ा सवाल जो आज होगा आपके सामने कि रामायण का आखिर एनसीईआरटी की पुस्तकों में अपमान क्यों किया जा रहा है, प्रभु श्री राम का अपमान क्यों किया जा रहा है और मुगलों का आखिर बखान करने का मकसद क्या है। तो राम का अपमान, बाबर का सम्मान, ये क्यों हो रहा है एनसीईआरटी की पुस्तकों में? कब बदली जाएंगी एनसीईआरटी की ये किताबें, जिसे लेकर अभी से नहीं बल्कि अगर इतिहास टटोल कर देखें तो 1977 से आवाजें उठ रही थी कि पाठ्य पुस्तकों में गलत चीजें हैं तो उसमें बदलाव होना चाहिए। क्या बदलाव का वक्त आ गया है? क्या सच को सामने रखने का? जिन राजनीतिक पार्टियों ने और वामपंथियों ने अपने एजेंडे को सेट करने के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकों को अपना आधार बनाया, अपना स्रोत बनाया, क्या उनसे सवाल पूछने का वक्त नहीं आ गया है? आइए मेरे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त अब चर्चा की शुरुआत करने के लिए जुड़ रहे हैं। 3 खास मेहमान मेरे सामने टीवी स्क्रीन पर आ भी चुके हैं। स्वागत करती हूं, बीजेपी का पक्ष रखेंगी, प्रवक्ता हैं नेहा बग्गा, बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं सैफ खान साहब, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और रामायण और महाभारत, गीता जो हमारे आधारभूत मूल धर्म ग्रंथ हैं, उनकी सबसे ज्यादा विशेष जानकारी रखेंगे, विशेषज्ञ कहूंगी मैं उनको, राजेंद्र सिंह नरूका जी। राजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मैं राजेंद्र जी आज आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूं। सैफ साहब आपको भी मेरी आवाज शायद अब पहुंची होगी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और राजेंद्र जी आपके साथ शुरुआत करती हूं। कहा जाता है ना कि जब नींव मजबूत होती है तो इमारत भी मजबूत होती है, नींव कमजोर तो इमारत भी कमजोर। यहाँ तो देखिए, जब हम प्रारंभिक शिक्षा में स्कूलों में पुस्तकों की बात करते हैं तो एनसीईआरटी की ही पुस्तकें पढ़ते आए, बचपन से लेकर बड़े होने तक अब भी वही पढ़ाई जा रही है। लेकिन पढ़ाया क्या जा रहा है कि बाबर ब्रेव किंग था, बहादुर राजा था, जो आक्रांता था वो बहादुर था, और जो आदर्श है प्रभु श्री राम है उनके लिए किस तरह से अपमानजनक टिप्पणी की गई है, किस कदर प्रभु श्री कृष्ण को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की जा रही है। आखिर एनसीईआरटी की ये किताबें ये फैलाकर ये गलत धारणाएं, गलत इतिहास, गलत चर्चा कराकर क्या करना चाहती हैं? कुछ भी छाप देंगे क्या? बहुत तरफ से प्रणाम, जय श्री राम, राम राम। वास्तविकता ये है, किसी भी राष्ट्र को यदि बर्बाद करना हो तो आवश्यक है कि उसकी संस्कृति, उसकी सांस्कृतिक विरासत, उसका इतिहास और उसके पूर्वजों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर दीजिए। ये आज की बात नहीं है। लॉर्ड मैकाले ने इस बात को बहुत पहले 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद महसूस कर लिया था कि भारत के लोगों पर ये ईसाइयत और ये पश्चिम की सभ्यताएं नहीं थोपी जा सकती। इसलिए उन्होंने यहां हमारे भारतीय इतिहास, हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को लांछित और अपमानित करने का प्रयास किया। और हम लोगों ने यह समझा कि जब हमारा शासन आ जाएगा, जब स्वदेश का शासन होगा, तब जाकर स्थिति ये आएगी कि हमारे राष्ट्रीय चरित्रों के साथ न्याय होगा। लेकिन ये भी पिछले 70 वर्षों में नहीं हुआ। और जब एक बड़ी आशा की किरण सामने आई कि अब कम से कम श्री राम भक्तों की सरकार बन गई है, 7 वर्ष बाद भी एनसीईआरटी जैसी संस्थाएं आज भी श्री राम, महाराज विभीषण, महाराज सुग्रीव, माता सीता, महाराज दशरथ, भरत जी, शत्रुघ्न जी, इन सबके चरित्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है। और ये किसके दिशा निर्देशन में हो रहा है? भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के। इतने परिवर्तन के बाद भी यदि हम अपने महान
है मैडम, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था क्या राम के वंशज है, क्या राम का परिवार है, क्या राम के अनुयायी है, और के पाराशरण जी ने यह कह दिया था मुझे इसकी जानकारी नहीं है। दुनिया उनको मानती है, मैं नहीं मानता। उन्हें यह कहना चाहिए था कि जी हाँ, भारत का प्रत्येक बच्चा राम का या तो ब्लड से वंशज है या उनकी परंपरा से उनका अनुयायी होने के नाते वंशज है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आज एनसीईआरटी जो बेसिक पुस्तक है, जिसको पढ़कर बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, जो आधारभूत है, बुनियादी शिक्षा है, जिसको पढ़कर यूनिवर्सिटी की शिक्षाएं और कॉलेज और विश्वविद्यालयों की शिक्षाएं होती हैं, वहां बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि राम के राज्य में महिला सुरक्षित नहीं थी, अर्थात राम ने हजारों शादी कर ली। इनडायरेक्टली कहने का यह मतलब है, राम और सीता के मिलन को ये लोग समझ नहीं सकते। राम और सीता का मिलन जन्म जन्मांतर तक का मिलन है। श्री राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो राम राजा के पुत्र थे और सम्राट थे, चाहते तो कई विवाह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने माता सीता का स्थान किसी को नहीं दिया। उन्हीं की प्रतिमा तक बैठा कर भी उन्हीं का सम्मान रखा और माता सीता के पुत्रों को उन्होंने अयोध्या के युवराज बनाया। महाराज विभीषण को ये लोग देशद्रोही कहते हैं। देशभक्त वो है जो देश को बचा ले। यदि महाराज विभीषण धर्मज्ञ न्याय संगत नहीं होते तो उस लंका पर अंगद, सुग्रीव, लक्ष्मण जी या शत्रुघ्न जी राज कर रहे होते, लंका वासियों का स्वदेशी राज्य नहीं रहता। लेकिन महाराज विभीषण जो माल्यवान जी और अपनी माता केतकी के बहुत अच्छे भक्त थे और ऋषि पुलस्त्य के भी बहुत अच्छे भक्त थे, उन्होंने लंका को और उस दैत्य कुल को बचा लिया। इसलिए महाराज विभीषण कुलदीपक है, लेकिन सदियों से महाराज विभीषण को लांछित किया जाता है और उस कुलद्रोही, अन्यायी, लंपट, दुराचारी रावण का आज सम्मान होने लगा है। ये आज हो रहा है जब राम के नाम पर सरकारें बनी। मुझे धिक्कार है इस बात के लिए, या राम का मैं तो सीधा वंशज हूं, दृढ़ से वंशज हूं, पर पूरा देश राम का ही वंशज है, क्योंकि जो राम के अनुयायी है वो भी राम के वंशज हैं। उनके रहते यदि रामायण के बारे में ऐसे कुछ प्रयास किए गए हैं। देश के प्रथम नागरिक की बात होगी तो प्रभु श्री राम का नाम सर्वप्रथम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है, सैफ खान साहब आपके पास सीधे आते हुए, जो ज्ञान की बातें अभी राजेंद्र नरूका जी ने कही, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है वो, मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। जो बातें उन्होंने कही, जिस रामायण को हम आधार मानते हैं, उस रामायण का अपमान और मुगलों का सम्मान, और अफसोस इस बात का कि आपके राज में भी ऐसा होता रहा। डिजाइनर इतिहासकारों ने गलत इतिहास लिखा, सनातन को बदनाम किया, और जब इसको सही करने की बात आई तो आपने कह दिया भगवाकरण होने लगा। जी, शिक्षा का भगवाकरण मत करिए। आखिर क्या चाहते हैं आप लोग? अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की सांस्कृतिक विरासत को ही बेच देंगे क्या? उसका ही अपमान स्वीकार कर लेंगे? सैफ खान, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके साथ जो है मौका मिला लावनी जी, घर से बात जो है मिला, मगर मिला और आज एक ऐसे मुद्दे के ऊपर मिला कि हम एनसीईआरटी की किताबों के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं जो ये आप कह रही हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, मगर ये फेवर तो पॉलिटिकल पार्टी को भी कर रहे थे। और मैं रामायण का फेवर करना कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदा नहीं करेगा। नहीं, रामायण का फेवर इस देश का हर एक हिंदुस्तानी करेगा। नहीं, पहली मुझे आपकी पहली लाइन पर आपत्ति है, उतना मौका मुझे दीजिए। बिल्कुल आपको दूंगी, लेकिन मुझे आपकी पहली लाइन पर आपत्ति है। रामायण का समर्थन इस देश का बच्चा करेगा। अब आप बोलिए, आप बोलिए, करिए अब आप मुगलों का समर्थन, बोलिए। नहीं, गलत अफवाहें मत फैलाइए। सबसे पहली जो है लावनी जी, कौन कर रहा है मुगलों का समर्थन? और मैं ये जानकारी देना चाहता हूं आपको भी, और जो आपके अभी समर्थक है भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी। एनसीईआरटी की किताबों में जो ये एरर्स पाए गए हैं, ये एरर्स जो है बीजेपी के एरा में भी पाए गए हैं, जब वाजपेयी जी की सरकार थी। राजस्थान में अब 7वीं क्लास में जो है मन की बात को जो है उसमें पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी के, उसमें जो है क्लास 4वीं में जो है गंगा की स्कीम, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अपनी जितनी भारतीय जनता पार्टी की स्कीमें हैं उसको 4वीं क्लास के बच्चों की जो है एनसीईआरटी में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये बातें मैं नेहा बग्गा जी से पूछूंगी, लेकिन पहले आप ये बता दीजिए मुझे, 2006 में जब कांग्रेस सरकार में एक पत्र तक लिखा गया था,
इस देश में एक अलग जगी थी कि गलत चीजों को मत पढ़ाइए, उसमें बदलाव करा दीजिए। तो क्यों आप सबसे पहले प्रखर होकर बोलने लगे थे कि शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं? यह 2006 का स्टेटमेंट है और आपके शासनकाल का स्टेटमेंट है सर, गूगल पे पड़ा हुआ है। ये कोई छिपी बात नहीं है, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आई हुई बातें हैं। आप आरोप लगाने से पहले अपनी बात भी कर लीजिए। लावनी जी, आप या तो उन्हीं की तरफ से बात कर लीजिए या फिर मुझे आपने जो बुलाया है बोलने के लिए, मैं बीजेपी का पक्ष नहीं रखूंगी, नेहा बग्गा है रखने के लिए, लेकिन मैं सच आपके सामने रखूंगी। और जो गूगल के ऊपर आप वो करिए, पहले गूगल पे आप ये भी जानकारी कर लीजिए कि ये गलत इंफॉर्मेशन जो वाजपेयी जी की सरकार में भी जो है रही है और सब ज्यादा एरर जो पाए गए थे वाजपेयी जी की सरकार में पाए गए थे एनसीईआरटी की किताबों में। और ये बिल्कुल ठीक है कि एनसीईआरटी की किताबों में बहुत सारे ऐसे एरर जो हैं वो पाए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब खुद सीबीएसई बोर्ड ये कह चुका है कि बहुत सारे एरर्स इसमें पाए गए हैं, वो रेक्टिफाई हो रहे हैं, तो वो लगातार हर स्टेज में हर सरकार में जो है वो चलता आ रहा है। आपकी सरकार हर पार्टियों की सरकार जो है वो केंद्र में रही है। सुन लीजिए, पहले ये भी बताइए, पहले ये भी बोल दीजिए ना। देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूं और सबसे पहले जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिस एक रेफरेंस की बात करें तो बहुत सारे मैं रेफरेंस की बात करता हूं। अभी एक 9वीं क्लास के छात्र ने जो है एनसीईआरटी की किताबों में 9 एरर्स निकाल के जो है एचआरडी मिनिस्ट्री को लिखा था। तो ऐसे पत्र जो है लिखे जाते हैं हमेशा जो है कि उसको रेक्टिफाई करवाने के लिए। आज मेन आवश्यकता और जरूरत जो है वो ये है कि हम एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसमें से जो गलत सूचनाएं हैं और जो गलत इंफॉर्मेशंस हैं उसको जो है उसके ऊपर रोशनी डालें। रही बात जो है पास हिस्ट्री की, चाहे वो बाबर वो आपका जो है वो किंग थे या नहीं थे, हिस्टोरिकन से जो है आप कंफर्म करके करिए। नहीं, इसमें तो पहले तो क्लियर कर लीजिए कि बाबर एक आक्रांता था, वो थे या नहीं थे, अगर मत करिए। बाबर आक्रांता था, शाहजहां आक्रांता था, औरंगजेब आक्रांता था। आप स्वीकार नहीं करेंगे, आप डिफेंड करेंगे, लेकिन हाँ मैं डिफेंड करने के लिए नहीं बैठी हूँ ऐसे आक्रांताओं को। आपने तमाम जो एग्जाम्पल दे दिए, आपने क्यों नहीं इस बात को स्वीकार किया कि आपके शासनकाल में जब इस बात को लेकर पत्र लिखा गया था तो आप लोगों की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि भगवाकरण हो रहा है। आप एक्सेप्ट करिए ना कि बाबर आक्रांता था। या अगर मगर क्या होता है, जो भगवान श्री शर्म क्यों आ रही है ये स्वीकार करने में, सच स्वीकार करने में क्यों घबरा रहे हैं? बाबर आक्रांता था, बोलिए। रामलीला में बाबर आक्रांता था, ये बोलिए। राम का नाम बाबर आक्रांता था, पहले आप ये बताइए, ये स्वीकार करिए कि बाबर आक्रांता था। बीच में बाबर अगर आपकी बाबर आक्रांता था, आप बस इतना स्वीकार कर लीजिए। मैं आपकी पूरी बात सुन रही हूँ सर। कल भी कर रही हैं तो मैं आपको ठोकूंगा। जानकारी लीजिए, भगवान राम का नाम हटाने के लिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी प्रस्ताव लेके आई थी। नरूका जी, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल है, लेकिन बाबर आक्रांता था ये स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान श्री राम का नरूका जी, निश्चित रूप से आक्रांता था। यदि ये दुनिया में सबसे बड़ा जो है मंदिर है कंबोडिया में, जो विराट रामायण मंदिर बना, सबसे बड़ा मंदिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के टेरिटोरी में बना। क्या बात करते हैं आप? जो है हम तो ये देखते हैं कि भगवान श्री राम का नाम हटाने के लिए जो है ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में प्रस्ताव लेके आती है। राजेंद्र नरूका सुन रहे हैं आप टीवी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। चेक कर लीजिए। अभी मैं ये कह रहा हूँ, ये जो प्रवक्ता महोदय हैं कांग्रेस के, ये क्या चाहते हैं? अगर इनके लिए लुटेरा नहीं है, इनके लिए आक्रांता नहीं है, इनके लिए खिलजी भी आक्रांता नहीं था, पद्मावत फिल्म के समय भी ये उसके साथ खड़े हो गए, इनके लिए सिकंदर भी आक्रांता नहीं था, इनके लिए तो अफगानिस्तान का जानकारी लेके बात करिए। सुन लीजिए, बाबर आक्रांता नहीं था तो इनकी हम बात क्यों सुने? सब जो हिस्ट्री पे गए हैं, मगर आप जो है जो सिर्फ जो है कांग्रेस के ऊपर सिर्फ लालचन और कीचड़ फेंकना चाहते हैं। पहले आप अपनी जानकारी सही करें, ऐसे जाहिलों की तरीके से मुझसे बात मत करिए। जो है पहले तो शब्दों की मर्यादा, चर्चा में शब्दों की मर्यादा होती है। आप जानकारी की बात करें ना। पहले मुझे ये बताइए, किसने जो है बाबर को सपोर्ट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस में से? चलिए आप बता दीजिए। आप कर रहे हैं, यही बैठे कौन कर रहे हैं? आप बोलिए, बाबर आक्रांता था, हम आपका सैल्यूट करेंगे। अरे नहीं, कौन कर रहे हैं सपोर्ट? मुझे बता दीजिए पहले। आपने कहा ना, आप मुझे नाम नहीं तो मैं चैनल पे माफी मंगाऊंगा आप जैसे जाहिलों को।
अच्छा, आप किसी पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं, मुझे नाम लेके बताइए अभी, नहीं तो माफी मांगिए अभी। जो आप जैसे जो ढोंगी लोग जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की बीन बजाते हैं सिर्फ जो है, और आपको शर्म आनी चाहिए। सुन लीजिए, आपने ये पूछा मोदी जी से, गणेश भगवान जी को प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल बोलते हैं, हिम्मत हुई आप लोग की? आप जैसे बीन बजाने वाले बोलिए ना कि जैसे मोदी जी ने गणेश भगवान जी को प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल कैसे बोला? क्या आपने पूछा? योगी जी ने भगवान हनुमान जी को एक जाति और एक नया बगा को जरा लेके आइए जरा टीवी स्क्रीन पर सैफ खान से साथ। नया बगा, लावनी जी देखिए, ये जो बाबर के वंशज हैं, ये कभी नहीं स्वीकारेंगे कि श्री राम का अपमान करने का काम इन्होंने बार बार लगातार किया है। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो श्री राम को काल्पनिक कहती है। ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो बार बार सुप्रीम कोर्ट में जिसने मुकदमे को आगे करने का काम किया है, ये वही है जो हलफनामा देकर कहती है कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। और जहां पर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं, तो तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए 10,000 से अधिक चौपाइयों में से एक ही को प्रचारित किया गया। और आप सुनिए वो क्या है, ढोल गवार शुद्ध पशु नारी। तो ये लोग क्या बताते हैं, ढोल गवार शुद्ध पशु नारी। तो जिस तरीके से इन्होंने हमारी संस्कृति को बदनाम करने का काम किया है, जिस तरीके से इन्होंने शब्दों का उलटफेर किया है, जिस तरीके से इन्हें आक्रांताओं को हीरो बनाने का काम किया है, और जो पूरी जालसाजी चली है बचपन में बच्चों के दिमाग में जहर घोलना, और इतना गहराई से जहर घोलना। ठीक है सैफ खान, आप कंटिन्यूअसली बोल रहे थे, आप लोगों को आपको पूरा बोलने का मौका दिया। ठीक है, जरा सैफ खान को ले आइए स्क्रीन पर। मैं फिर से आपको बता दूं, सैफ खान, तुलसीदास जी द्वारा लिखे सैफ खान एक सेकंड, सैफ खान जी सुनिए, मात्र एक ही चौपाई ले आती हूँ मैं आपके पास, एक ही चौपाई बनी जो एक सेकंड मैं आ रही हूँ आपके पास। सैफ खान जरा सुन लीजिए, सैफ खान सुनिए, आप सुनिए, पहले आप सुन लीजिए। लिसनिंग इज अ गुड हैबिट। आप कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, आपने अपनी बात रखी। मुझे एक चीज बता दीजिए सैफ खान, कंटिन्यूअसली बोलने से डिबेट नहीं होती है, सुनने से भी डिबेट होती है। ब्रेक ले रही हूं मैं, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूं। इस ब्रेक के दौरान में जरा अपना उत्तर तैयार रखिएगा। मैं जब ब्रेक के बाद लौटूंगी तो आपसे जानना चाहूंगी कि आपके नजर में बाबर, औरंगजेब, शाहजहां कौन थे, और आपकी नजर में रामायण सर्वोत्तम ग्रंथ है या नहीं है। इन दो सवालों का जवाब ब्रेक के बाद आपके पास आती हूं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। एनसीईआरटी की किताबें क्या देश के बहुसंख्यकों की भावनाओं की कोई कद्र नहीं करती? क्या देश की जो मजबूत सांस्कृतिक विरासत है उसे अपमानित करने का काम नहीं करती? आक्रांताओं का सम्मान करने का काम नहीं करती? आज इसी सवाल के साथ हम आपके बीच हाजिर हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी पैनलिस्ट का स्वागत करते हुए मैं सीधे जाना चाहूंगी सैफ खान साहब, आपके पास ही आ रही हूं, और 20 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। सिर्फ दो सवाल मैंने आपसे पूछा था। आपकी नजर में बाबर, औरंगजेब और शाहजहां कौन है, और रामायण सर्वोत्तम ग्रंथ है या नहीं है? जल्दी से जवाब दीजिए। आपने पूछा था, मैं एक लफ्ज में दोनों का एक एक करके जवाब देता हूं। बोलिए। जो भी ये आपने नाम लिए, ये मुगल्स थे, और भगवान राम जो हैं वो हमारे आइडियोलॉजी हैं, हमारे एक धर्म से जुड़ते हैं जो हमारे देश में सबसे बड़ी आबादी है, 80%। और बताइए। नहीं, वो मुगल थे, लेकिन कौन थे? आक्रांता थे या नहीं थे? उन्होंने भाई वो मुगल थे, चले गए। अब वो पहले उस वक्त मुगलों का राज थे ना, प्रभु श्री राम के मंदिर को तोड़वाने वाला बाबर था ना, ये मानेंगे ना? वो मुगल थे, अब मुगलों का राज नहीं है, अब जनता का राज है ना, डेमोक्रेसी का राज है। वो एरा हमारे देश का जो है वो मुगलों का था, वो सुन लिया, एरा चला गया, लेकिन निशानियां छोड़ गया।
युग चला गया, निशानियां छोड़ी हुई है अभी भी एनसीईआरटी की पुस्तकों में। तो सीधे आपसे पूछूं ना, सीधा सवाल पूछ रही हूँ, सीधा जवाब दे दीजिए। ये सवाल जो है फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से भी मैं पूछ रही हूँ, मैं उनसे जा रही हूँ पूछने के लिए। मैं आपसे पूछूं, आप जल्दी से जवाब दीजिए। वाजपेयी जी की सरकार बाबर आक्रांता था या नहीं था? मैं शुरू से आखिर तक आपसे सिर्फ यही सुनना चाहती हूँ। आप बोलिए ना कि बाबर आक्रांता था आपकी नजर में या नहीं था? बाबर वॉज अ ब्रेव किंग लिखा हुआ है ना, तो मैं आपसे कह रही हूँ, मैं तो मानती हूँ बाबर वॉज नॉट अ ब्रेव किंग। बाबर वो आक्रांता था जिसने लाखों लाख कत्लेआम किया, हिंदुओं के घरों को उजाड़ दिया। बाबर कौन था आपकी नजर में? मेरे लिए वो मुगल था, जब उस वक्त मुगलई राज था। आपके इसी जवाब ने आपकी सोच, आपकी तमाम राजनीतिक दृष्टिकोण और किताबों में छपी हुई इन बातों का आपने विरोध क्यों नहीं किया, ये सब कुछ सामने ला दिया। अब नया बग्गा आपके पास आ रही हूँ। बार बार ये कहा जा रहा है ना कि भाई बीजेपी में क्यों नहीं परिवर्तन हुआ, ये तो नहीं कहेंगे। लावनी जी, मैंने कहा ना, युग खत्म हो गया, छाप अभी है। युग खत्म हो गया, लेकिन उस युग को डिफेंड करने वाले, उन आक्रांताओं को डिफेंड करने वाले सैफ खान जैसे लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। नया बग्गा बैठक में देखिए लावनी जी, मंगलवार को राज्यसभा के सदस्य विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने बैठक की है प्रबुद्ध जनों के साथ में। उसमें स्पष्ट चिट्ठी में लिखा गया था और चिट्ठी में इस बात की शिकायत की गई थी कि बच्चों का दिमाग माइंड वॉश करने का काम कर रहे हैं एनसीईआरटी की किताबें। और इस एनसीईआरटी की किताबों में जिस तरीके से बच्चों का दिमाग इधर उधर हिलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको गलत शिक्षा दी जा रही है हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे ईस्ट के बारे में, हाथ तो अब नहीं बने हैं ना, सरकार आपकी है, बदलाव शुरू करिए ना। के लिए आग्रह किया है नेहा जी, आप बदलाव शुरू करिए ना, हाथ तो आपके बंद नहीं है। यही तो कहा जा रहा है कि आपकी मैं सरकार आपसे बहुत उम्मीदें हैं। भारत का इतिहास इतना गौरवशाली है कि हमें बाबर को ब्रेव हीरो समझने की आवश्यकता नहीं है। हमें इतनी ओछी किताबों में जिस तरीके से कविताएं बच्चों को दी गई हैं, जो उदाहरण दिए गए हैं, उसे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास गुरु गोविंद सिंह है, हमारे पास छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, हमारे पास पृथ्वी चौहान है, हमारे तो पूछा जा रहा है ना कि अब बदलाव का वक्त आ गया है, बदलाव कराइए ना। ये तो आपकी सरकार से अगर बहुत उम्मीदें हैं इस देश को, तो राजेंद्र नरूका जी ने भी तो यही कहा था ना, सरकार बदल गई है, आप बदलाव करा दीजिए। आप किस बात पर दे रहे हैं? एक मिनट आ रही हूँ सर आपके पास। लावनी जी पूछिए ना, कितने प्यार से ही पूछिएगा कि वाजपेयी जी की सरकार में बदलाव क्यों नहीं हुए, बताइए नेहा जी, ग्रामेटिकल एरर्स क्यों थे, स्पेलिंग मिस्टेक्स क्यों थी, और लैंग्वेज बिल्कुल आ रही है। आप दोनों की आवाज मुझ तक आ रही है, इस्तेमाल हो रही है। लावनी जी, हमने बहुत अच्छे से देख लिया है कि एनसीईआरटी में जिस तरीके से इन्होंने जहर घोलने का काम किया है, जिस तरीके से छोटे बच्चों को जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, आज उसको हटाकर हमें अपनी संस्कृति प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। मैंने आपको बताया कि हमारे महान ग्रंथ में से श्री तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए 10,900 श्लोकों में से हो गई। और कितना समय चाहिए नेहा जी आपको? आपकी सरकार है, आप तो ऐसे बात कर रहे जैसे विपक्ष का आदमी बात करता है। नई शिक्षा नीति के तहत ये सारे बदलाव किए जा रहे हैं और बदलाव और कितना समय चाहिए? 7 वर्ष हो गई, एक पीढ़ी गुजरने जा रही है। भाषा के साथ साथ उसका प्रेजेंटेशन भी बदला जाएगा। कब बदला जाएगा, ये बड़ा सवाल है। राजेंद्र नरूका के पास में सर आप जाना चाहते हैं? मैं एक चीज कह देना चाहता हूँ, ये कांग्रेस बीजेपी दोनों को जनता ने देख लिया है। बीजेपी भी उसी राह पर चल रही है जिस पर कांग्रेस चल रही थी। बदलेंगे आखिर कब बदलेंगे आप? साबित करने का हम आ जाएंगे सड़कों पर, कब बदलेंगे आप? नहीं कहा जाएगा। सैफ खान साहब से भी मेरा एक सवाल है, नेहा जी से। सैफ खान साहब, राम की या जाति की बात नहीं चल रही कि वो क्षत्रिय थे कि नहीं थे, ये बात चल रही है कि राम इस देश के सर्वमान्य चरित्र और नायक महानायक है। इसी प्रकार से बाबर किस मुगल साथ, सैयद साथ, पठान साथ, मुसलमान था, ये कोई मायने नहीं रखता। बाबर एक आक्रांता था, ये बात मायने रखती है। लेकिन राजेंद्र नरूका जी, ये मान लीजिए बाबर का वंशज नहीं है भारत में कोई मुसलमान, यहाँ पर राम और कृष्ण के भी वंशज है। साहब जल्दी से जवाब दे दीजिए राजेंद्र नरूका की बात का। ये बताइए मुझे आप। देखिए, मैं एक बार फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फिर ये मैंने राम की जाति की बात नहीं की, हमारे देश मैंने नहीं कहा। आप सिर्फ ये बताइए कि तो मैंने भी बात की, मैंने कहा हमारे वो हिंदू हैं, हमारे जो राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं वो भी हिंदू हैं,
तो उसमें कोई बात ही नहीं होती है जो है कि हम जो है किसी धर्म को लेके या किसी भी चीज पे पॉइंट आउट कर राजेंद्र नरूका का सवाल ये था, बाबर का वंशज, बाबर के वंशज है क्या? भगवान राम बाबर के वंशज है क्या? लेकिन बाबर को आक्रांता करने में तकलीफ क्यों हो रही है? बाबर के पक्षकार बन जाते हो, बाबर को आक्रांता करने में तकलीफ क्यों हो रही है? बिल्कुल नहीं पक्षकार बनते हम जो है, वो मुगल एरा था, सुन लीजिए। अरे बाबर को आक्रांता करने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? वो आतंकवादी था, वो आतंकवादी आक्रांता था। सुन लीजिए, राणा संग्राम सिंह राणा सांगा इस देश के महानायक है, छत्रपति शिवाजी महाराज महानायक है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाराणा प्रताप है। आपके और हमारे सबके लिए वही पूजनीय। हमारे देश में हमीद को कोई भी अपमान नहीं कर सकता, वो इस देश का महानायक है। अब्दुल कलाम साहब महानायक है, बिल्कुल है। इसी प्रकार से आप इनका भी सम्मान दीजिए। दूल्हा भाटी को सब पूछते हैं। अरे साहब हम तो हमको हमारे महानायकों को पूछना है, किसी बाबर को, अकबर को, बाबर हमारे कोई पूर्वज नहीं थे जो आप ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, अगर पूर्वज नहीं थे, चलिए अगर पूर्वज नहीं थे तो सर बताइए, बोलिए ना फिर कि बाबर एक आक्रांता था, बाबर एक आक्रमणकारी था, इतना ही बोल दीजिए। बाबर अगर पूर्वज नहीं था ये बात तो बोलिए ना, बाबर एक आक्रमणकारी था, उसने हिंदुओं का कत्लेआम किया था, उसने हिंदुओं की बेटियों का, बहुओं का किस तरीके से अपमान किया था, किस तरीके से मंदिरों को तोड़वाया था, बोल दीजिए बाबर एक आक्रमणकारी था। महिलाओं ने जोहर दिया ऐसे लोगों के कारण। बाबर एक आक्रमणकारी था, सर इतना ही तो बोलना है, बोल दीजिए। अरे लावनी जी, और कितनी बार मुझे बोलना पड़ेगा कि आप हमारे पूर्वज नहीं थे, एक मुगल था जो अपने एरा में जो है गलत काम करके किया। देखिए मुगल बाबर को आक्रांता स्वीकार करने में परेशानी क्या है वो मैं समझ सकती हूँ, मैं वो समझ सकती हूँ। और इसीलिए जब 2006 का मैंने जिक्र किया तो आपने सीधे सीधे अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र कर दिया, लेकिन आपने मनमोहन सिंह का जिक्र नहीं किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो ये कहते हैं कि इस देश में संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो आप उन्हीं मुसलमानों को खुश करने के लिए बाबर को आक्रांता नहीं कहेंगे, बाबर को आक्रांता आप नहीं कहेंगे। मैं शुरू से आखिर तक सिर्फ आपसे सुनना चाह रही थी कि बाबर, औरंगजेब, शाहजहां जो सांप्रदायिक थे वो आक्रांता थे, स्वीकार कर लीजिए ना सर। जवाब दूं, सबसे पहले आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो बात की है उसमें सिर्फ मुसलमानों का नहीं, माइनॉरिटी का नाम लिया गया है, और आज भी माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन है प्रेजेंट सरकार में। आप अभी हटवा सकते हैं तो मुझे बताइए। बाबर माइनॉरिटी की बात आप ये बताइए, और सबसे पहले करेक्शन और जानकारी सही की किताबों की बात करते हैं, जानकारी जब तक आप लोगों के पास सही नहीं होगी तो आप जो है ये गलत सूचना है और गलत अफवाहें जो है दर्शकों को देने ही देंगे। इसलिए ही मैं कह रहा हूँ जानकारी दुरुस्त करके बात करिए। मनमोहन सिंह जी ने माइनॉरिटी की बात किया ना खान साहब। अरे साहब, माइनॉरिटी की रिजर्वेशन है और आज भी है सरकार। जो प्रेजेंट भारतीय जनता पार्टी है वो भी माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दे रही है, उनसे भी ये सवाल कर लीजिए कि क्या वो जो इतने से हैं उनको ये माइनॉरिटी का रिजर्वेशन देना चाहिए या नहीं? क्या माइनॉरिटी का रिजर्वेशन जो है वो उनका हक है या नहीं? ये आप मना कर सकते हैं तो करवा दीजिए जरा मना। मैं सुविधा कभी हक नहीं होता सैफ खान साहब, सुविधा है, हक नहीं है। भारत में बच्चों को शिक्षा हमारा नागरिक होने का सुन लीजिए, उस सुविधा पे भारत में पढ़ाए जाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज बोला जाता है। इसलिए ही मैं कह रहा हूँ ये जानकारी वो दुरुस्त होनी चाहिए। उसके बाद ही जो माइनॉरिटी से किसी को दिक्कत नहीं है। सुन लीजिए, उसमें हिंदू जैन भी आ जाते हैं, उसमें बुद्धिज्म भी आ जाता है, 40 मिनट बीत गया, ठीक है। नया बग्गा उसमें जो सिखिज्म भी आ जाता है। माइनॉरिटी सिर्फ मुसलमान नहीं नरूका जी होता। को स्क्रीन पर ले आइए, ठीक है। 40 मिनट राजेंद्र नरूका जी, 40 मिनट से बहस में मैं सिर्फ सैफ खान से यह सुनना चाह रही थी कि बाबर आक्रांता था या नहीं था। 40 मिनट बीत गए, उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से डिफेंड किया, क्योंकि जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो आते हैं उसका आधार क्या है हमको और आपको बताने की जरूरत नहीं है। भले ही मुझे कह दिया जाए, अभी सैफ साहब कहेंगे कि मैं बीजेपी की पॉलिटिकल स्पोक पर्सन हूं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आज प्रमाण टीवी के सामने सबने देख लिया।
मैं 40 मिनट से लगातार सैफ साहब से पूछ रही हूँ कि बाबर कौन था, आक्रांता था या नहीं था, जवाब नहीं कभी आया। मुगल बता रहे हैं, कभी अब ऐसी परिस्थिति में राजेंद्र नरूका जी, एक लास्ट सवाल आपसे करूंगी, आखिरी प्रश्न, और उसके बाद इस चर्चा का समापन करूंगी। एनसीईआरटी की किताब को बदलने का वक्त अगर यही है तो फिर बीजेपी की सरकार क्यों इतना देर कर रही है? नेहा बग्गा ने तो कहा कि सब कुछ हो रहा है। जी, आपको भी पता है कि 30 साल के बाद आज निवेदन कर पॉलिसी अगर किसी ने बदलाव महत्वपूर्ण होता है, अच्छे अच्छे बदलाव किए गए। आपकी सरकार ने धारा 370 हटा दिया, ये बहुत बड़ा बदलाव था। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, ये बहुत बड़ा सपना साकार हुआ। तो एनसीईआरटी की किताबों से गलत चीजों को जल्दी से हटवा दीजिए। राजेंद्र नरूका लास्ट कमेंट के साथ। नरूका साहब, मैं ये कह रहा हूं दामिनी जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी आशाओं पर खरी नहीं उतर रही है। जो काम सबसे पहले करना चाहिए था एनसीईआरटी की पुस्तकों को चेंज का, जिस बात के लिए हम लोगों ने 70 वर्ष का 80 साल से संघर्ष किया है, शाखाएं लगाई हैं, गांव-गांव लोग गए हैं, जनमानस तैयार किया है, लेकिन इन्होंने वो काम नहीं किया। दूसरे कामों में ये फंस गए और उसका परिणाम ये हुआ कि इन्होंने 7-7.5 साल बिगाड़ दी और ये कोरोना का 2 साल निकल गई। समय नहीं देगी यदि इन्होंने तुरंत सही नहीं किया। अब उस नींव को जो कमजोर कर दी गई थी उसे मजबूत करने की दिशा में कुछ कदम उठाया जाएगा, और उम्मीद यह भी करते हैं कि वो विपक्ष जो तुष्टीकरण की राजनीति करता आया, जिसने इतिहास को गलत तरीके से जब प्रस्तुत किया गया तो उसका भी समर्थन किया, जब हमारे देश की विरासत को बदनाम किया गया तो उसका भी समर्थन किया, कम से कम वो भी आंख खोल लें। ये सही समय है बच्चों की नींव मजबूत करने का, और तभी हमारा भविष्य भी सुदृढ़ होगा, सुरक्षित होगा। वरना आप भी जानते हैं कि किस कदर देश के देश मिट जाते हैं जब सीधे तौर पर बच्चों को, यानी हमारे देश की नींव को कमजोर किया गया, हमारे धन पर आघात किया गया। बचना जरूरी है, सावधान रहना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने बड़ा महत्वपूर्ण आज अपनी अपनी राय रखी। आज की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।